आज का जो हमारा टॉपिक है वह मुगलों का उत्तराधिकार युद्ध। यह युद्ध जो है शाहजहां के बाद कौन मुगलिया सल्तनत का सुल्तान बनेगा इसको लेकर था। तो आज हमको यही पढ़ना है कि मुगलों के उत्तराधिकार का युद्ध क्यों हुआ और इसे औरंगजेब ने कैसे जीता। तो शाहजहां के जीवन काल में ही उसके पुत्रों ने आपस में संघर्ष किया और संघर्ष ये किन कारणों से हुआ ये जानना जरूरी है। जो युद्ध के जो कारण है उसमें पहला कारण है भाइयों की नीतियों में अंतर। भाइयों की नीतियों में अंतर और उनके स्वभाव में। शाहजहां के चारों पुत्रों के स्वभाव और नीति में बहुत अधिक अंतर था। दारा जो था, जिसे दासिको कहते हैं, वह उदार और सहिष्णु था। दारा सभी धर्मों का आदर करता था। सूफियों और वेदांतियों से वह समान रूप से मिलता था, परंतु उसमें औरंगजेब जैसी सैनिक क्षमता नहीं थी जो औरंगजेब में थी। जिस समय शाहजहां बीमार पड़ा तो उस समय दिल्ली और पंजाब का गवर्नर था। शाहजहां का तीसरा बेटा शुजा एक बुद्धिमान व्यक्ति था, वह साहसी भी था और एक वीर योद्धा भी था, लेकिन उसका सबसे बड़ा अवगुण ये था कि वह अत्यधिक आनंद प्रेमी और विलासी था। शराब पीने का उसे अत्यधिक शौक था और वह बंगाल का गवर्नर था। औरंगजेब शाहजहां का सबसे योग्य पुत्र था। दक्षिण और उत्तर पश्चिम के युद्धों में वो विजय प्राप्त कर चुका था और औरंगजेब कूटनीतिज्ञ भी था। वह अपने कार्य को किसी भी प्रकार से बनाना उसका उद्देश्य रहता था। और उस समय जब शाहजहां बीमार पड़ा तो उस समय औरंगजेब जो था वो दक्षिण का गवर्नर था। उसका छोटा भाई मुराद भी विलासी था और राजनीति का उसे कोई ज्ञान नहीं था, परंतु उसके चरित्र में कुछ अच्छाइयां भी थी कि वह एक स्पष्टवादी और एक वीर योद्धा था। कठिनाइयों को झेलने से वह हिचकिचाता नहीं था, लेकिन उसमें नेतृत्व करने की क्षमता नहीं थी जो एक योग्य नेता में गुण होने चाहिए। उसमें उन गुणों का अभाव था। इस प्रकार कह सकते हैं कि शाहजहां के चार बेटों में जो चार बेटे थे, दारा शिकोह, औरंगजेब, शुजा और चौथा मुराद, इन सब की नीतियां और इन सब का स्वभाव एक दूसरे के पूर्णतः विपरीत था। दूसरा जो मुख्य कारण है कि मुगलों के उत्तराधिकार का कारण वो है उत्तराधिकार के नियमों का अभाव। उत्तराधिकार के नियमों का अभाव कि उस समय उत्तराधिकार का कोई नियम नहीं था। अगर चार भाई हैं तो चारों भाइयों में जो जीतता था वही सुल्तान बनता था। इसीलिए मुगलिया सल्तनत में उसमें एक बात प्रसिद्ध थी, तख्ता या तख्त। या तो तख्त मिलता था, सिंहासन मिलता था, या फिर फांसी का फंदा मिलता था। बाबर जब मरा तो बाबर के बाद हुमायूं शासक बना, क्योंकि हुमायूं सबसे योग्य था और बाबर ने हुमायूं को ही अपना उत्तराधिकारी चुना था। हुमायूं के बाद अकबर भारत का शासक बना और अकबर हुमायूं की इकलौती संतान था। उसी प्रकार जहांगीर भी अकबर का इकलौता बेटा था, तो वही सुल्तान बना। उसमें उत्तराधिकार का कोई संघर्ष नहीं हुआ। संघर्ष की शुरुआत
शाहजहां के काल से प्रारंभ हुई, जब जहांगीर के 4 बेटों में, जिसमें शाहजहां, परवेज, शहरयार और खुसरो पहले ही मर चुका था, तो इन 3 भाइयों के बीच संघर्ष युद्ध सत्ता के लिए हुआ था, जिसमें शाहजहां ने आसफ खां के जरिए विजय प्राप्त की। इतिहास आगे फिर दोहराया। शाहजहां के बाद मुगल सल्तनत पर के सिंहासन पर कौन बैठेगा, यह तय करने के लिए उत्तराधिकार युद्ध हुआ, और उत्तराधिकार के नियमों का मुगल सल्तनत में पूर्णतया अभाव था। मुसलमानों में तलवार की ताकत के आधार पर ही उत्तराधिकार का निर्णय होता था। शाहजहां के भी समय यही हुआ। सभी पुत्र अपने को एक दूसरे से शक्तिशाली मानते थे। निश्चित नियम के अभाव में उनमें संघर्ष होना स्वाभाविक हो गया। तीसरा था तख्ता या तख्त का सिद्धांत। तख्ता या तख्त का सिद्धांत। तख्त या तख्ता का सिद्धांत इस संघर्ष का विशेष कारण था। चारों पुत्र यह जानते थे, या तो उन्हें तख्त मिलेगा, यानी कि तख्त मिलेगा या सिंहासन मिलेगा, या तो उन्हें तख्ता मिलेगा, यानी कि फांसी मिलेगी। यानी कि एक व्यक्ति को सिंहासन था और अन्य तीनों को मृत्यु मिलनी ही थी। अतः चारों भाइयों में शाहजहां के जीवन काल में ही गद्दी के लिए युद्ध शुरू हो गया। एक मुख्य कारण था कि चारों भाइयों में आपस में कोई भ्रातृत्व प्रेम का अभाव था। शाहजहां के पुत्रों में भ्रातृत्व प्रेम का सर्वथा अभाव था। दारा और औरंगजेब में बिल्कुल नहीं बनती थी। दोनों सदैव एक दूसरे से दूर रहते थे और एक दूसरे के विचारों में भी और व्यवहार में भी एक दूसरे के अपोजिट थे। और एक कारण है संघर्ष की परंपरा। संघर्ष की परंपरा प्रारंभ से ही संघर्ष की परंपरा से चल पड़ी थी। बाबर के मना करने के बाद भी हुमायूं के भाइयों ने गद्दी के लिए झगड़ा किया। हुमायूं के बाद भी अकबर को संघर्ष करना पड़ा। जहांगीर और शाहजहां ने भी युद्ध किया। यही परंपरा शाहजहां के पुत्रों ने भी अपनाई। शाहजहां के पुत्रों को अनुकूल परिस्थितियों ने उन्हें युद्ध के लिए विवश किया। जिस समय उत्तराधिकार का प्रश्न उठा था, उस समय दारा की अवस्था लगभग 43 साल थी। मुराद लगभग 38 साल का था। चारों पुत्र अनेक प्रांतों के गवर्नर थे और चारों को युद्ध और शासन का अनुभव था। इसीलिए सभी अपने आप को सिंहासन का उत्तराधिकारी मानते थे और सिंहासन के लिए संघर्ष होना जो था वो स्वाभाविक था। अगला जो कारण बनता है वो है शाहजहां के वृद्धावस्था। अगला कारण जो बनता है वो है शाहजहां की वृद्धावस्था। 31 वर्ष तक शासन कर चुकने के बाद शाहजहां वृद्धावस्था को प्राप्त कर चुका था। इसके अतिरिक्त दारा को छोड़कर अन्य तीनों पुत्र को उनकी बीमारी के कारण संदेह हो गया था कि शायद शाहजहां मर गया है, और वह सभी दारा से युद्ध करने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि दारा शाहजहां के स्वास्थ्य के बारे में सूचना बहुत कम लोगों को देता था। शाहजहां ने बीमार होने के एक सप्ताह बाद ही दारा को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। महावत खां और मीर जुमला को उसने आज्ञा दी थी कि वह अपनी सेनाओं को लेकर दारा के पास आकर उनकी स्थिति को मजबूत करे। दारा के अनुयायियों को ऊंचे पदों पर पहुंचा दिया गया। इससे सभी यह समझने लगे कि दारा ही शाहजहां का उत्तराधिकारी बनेगा और इससे यह संघर्ष अनिवार्य हो गया। शाहजहां के समय जो योग्य कर्मचारी और कुशल सेना नायक थे, धीरे धीरे उनकी मृत्यु हो गई और उनकी मृत्यु से शाहजहां के सामने एक संकट सा आ गया। ऐसी स्थिति में शहजादों का संघर्ष करना अनिवार्य हो गया। शाहजहां के दरबार में षड्यंत्रों का भी एक जाल सा फैला हुआ था। यह गृह कलह के कारण था। शाहजहां दारा को सबसे अधिक चाहता था और वही उसके पास रहता था।
जहां आरा दारा से सबसे ज्यादा सहानुभूति रखती थी और रोशन आरा औरंगजेब का पक्ष लेती थी, और तीसरी पुत्री जो शाहजहां की थी गौहन आरा, वो मुराद का पक्ष लेती थी। रोशन आरा दरबार की सभी गुप्त सूचनाएं औरंगजेब के पास भेजती रहती थी। औरंगजेब शुजा और मुराद को दारा के विरुद्ध षड्यंत्र रचने के लिए भड़काता था। ऐसी स्थिति में संघर्ष होना अनिवार्य हो गया। अगर युद्ध की घटनाओं की बात करें कि शाहजहां के शासनकाल में ही उसका साम्राज्य 4 पुत्रों में विभाजित हो चुका था। दारा पंजाब और दक्षिण पश्चिमी सीमांत का सूबेदार था। मुराद के अधिकार में मालवा और गुजरात थे। औरंगजेब दक्षिण का सूबेदार था। शुजा बंगाल और उड़ीसा का शासक था, और चारों के पास युद्ध का और प्रशासन का एक अच्छा अनुभव था। चारों के पास युद्ध की पर्याप्त सामग्री भी थी और साधन भी थे, और शाहजहां की बीमारी की सूचना पहुंचते ही सभी युद्ध की तैयारी करने लगे। सबसे पहले शुजा ने बंगाल में अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित किया और एक विशाल सेना लेकर आगरे की तरफ बढ़ा, परंतु बनारस के पास बहादुरगढ़ नामक स्थान पर दारा के पुत्र सुलेमान सिको और राजा जय सिंह ने शुजा को बंगाल की ओर खदेड़ दिया, यानी कि हरा दिया। औरंगजेब ने मुराद से दोस्ती कर ली और 5 सितंबर 1657 को मुराद ने अहमदाबाद में अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया, और 14 अप्रैल 1658 को मालवा में दीपालपुर नामक स्थान पर औरंगजेब और मुराद की संयुक्त सेनाएं मिली और संयुक्त रूप से वो आगरे की ओर बढ़े। दारा इसी परिप्रेक्ष्य में युद्ध होता है धर्मत का युद्ध। धर्मत का युद्ध दारा ने जब ये मुराद और औरंगजेब की सेनाएं आगे बढ़ी तो दारा ने तुरंत जोधपुर के राजा जसवंत सिंह और कासिम खां के नेतृत्व में एक सेना मुराद और औरंगजेब का सामना करने के लिए भेजी। उज्जैन से 14 मील उत्तर में धर्मत नामक स्थान पर शाही सेना और औरंगजेब और मुराद की सेनाएं आमने सामने आईं। राजपूतों ने औरंगजेब का मुकाबला किया परंतु असफल रहे। इस युद्ध के बाद औरंगजेब की विजय हुई, जिससे औरंगजेब के सम्मान और शक्ति में वृद्धि हुई। इसी युद्ध के बारे में एक इतिहासकार जदना सरकार ने कहा है कि यह युद्ध एक निर्णायक युद्ध था। इसके बाद जो युद्ध होता है वो है सामूगढ़ का युद्ध। सामूगढ़ का युद्ध सामूगढ़ का युद्ध जो है वो 1658 में हुआ था। धर्मत के युद्ध के बाद औरंगजेब और मुराद आगरे की ओर बढ़े। दारा ने दोबारा शीघ्र शक्तिशाली सेना तैयार की और 28 मई 1658 को दोनों सेनाएं आगरे के पास सामूगढ़ के मैदान में आ डटी और दारा ने औरंगजेब की सेना पर आक्रमण किया। दारा की सेना औरंगजेब से अधिक थी, परंतु उसका सैनिकों का विश्वास दारा सिकोह से हट चुका था। भीषण युद्ध हुआ। युद्ध के समय दारा अपने हाथी से उतरकर घोड़े पर सवार हो चुका था, जिससे सैनिकों ने समझा कि दारा मर गया है और सेना उसके भाग खड़ी। सामूगढ़ के युद्ध में औरंगजेब से पराजित होने के बाद दारा अत्यंत लज्जित हुआ और उसने अपने बच्चों के साथ दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। औरंगजेब ने आगरे के दुर्ग का घेरा डाला। शाहजहां औरंगजेब के सामने झुकने को तैयार नहीं था, परंतु जब औरंगजेब ने किले का पानी बंद करा दिया तो शाहजहां को आत्मसमर्पण करना पड़ा और औरंगजेब ने मुगल सम्राट शाहजहां को बंदी बना लिया। शाहजहां को बंदी बनाने के बाद औरंगजेब ने दारा का पीछा किया, परंतु मथुरा से समाचार मिला कि मुराद भी औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह करने वाला है। इसीलिए औरंगजेब ने मुराद को समाप्त करने के लिए एक दावत दी। दावत में उसने उसे खूब शराब पिलाई और जब वह सो गया तो उसे कैद करके ग्वालियर के दुर्ग में भेज दिया। 3 वर्ष की कैद के बाद जब मुराद ने वहां से भागने का प्रयास किया तो औरंगजेब ने मुराद की हत्या करा दी। औरंगजेब दारा को पूर्णतः समाप्त करना चाहता था। उसने दारा का पीछा किया। दारा मुल्तान होते हुए दादर की ओर भागा। अंत में दादर के शासक मलिक जीवन के यहाँ शरण ली, जिसे एक बार उसने मृत्युदंड से बचाया था।
परंतु मलिक जीवन विश्वासघाती निकला और दारा को औरंगजेब के हवाले कर दिया। दारा को औरंगजेब ने अपमानित करने के लिए हाथी पर शहर भर में घुमाया और फिर उसकी हत्या करवा दी। शुजा भी अपने पिता को मुक्त करने और सिंहासन प्राप्त करने का प्रयास कर रहा था। 1658 में खजुआ का युद्ध हुआ। ये अक्टूबर में हुआ था, अक्टूबर 1658। प्रयास कर रहा था। 1658 में शुजा अपनी सेना को लेकर खजुआ नामक स्थान पर पहुंचा। मुल्तान से लौटने पर औरंगजेब ने अपनी सेना लेकर शुजा का मुकाबला करने के लिए सेनाएं भेजी। दोनों में युद्ध हुआ और शुजा इस युद्ध में हार गया और युद्ध भूमि से वह मुंगेर पहुंचा, जहां उसका पीछा मीर जुमला ने किया। अंत में भागकर अराकान पहुंचा और वहां के शासक की हत्या का षड्यंत्र रचा, लेकिन वह असफल हुआ और अराकानियों ने उसे पकड़कर उसकी हत्या कर दी। तो कुल मिलाकर कहें कि शाहजहां के बाद उत्तराधिकार के युद्ध में औरंगजेब विजयी रहा और यही भारत का सुल्तान बना। उत्तराधिकार के युद्ध में औरंगजेब के कई कारण थे जीत के, जैसे कि शाहजहां की बीमारी के कारण या अफवाह फैली कि इसकी मृत्यु हो गई और शाहजहां ने भी इस अफवाह का खंडन नहीं किया। यदि वह अपनी स्थिति का स्वयं सामना करने में असमर्थ था तो कम से कम अपने मंत्रियों को बुलाकर अपनी राय दे सकता था। बीमारी से अच्छा होने के बाद वह स्वयं औरंगजेब के प्रयत्नों को असफल करने में सफल हो सकता था, क्योंकि प्रजा शाहजहां का सम्मान करती थी। दारा और औरंगजेब के बीच वह समझौता कर सकता था, परंतु ऐसा उसने कुछ नहीं किया और दारा के कहने पर चलता रहा। औरंगजेब जो था वो एक वीर और कुशल सेनापति था। वह कूटनीति से काम करता था। बड़ी चतुराई से उसने मुराद को अपनी ओर मिलाया और धर्मत और सामूगढ़ के युद्ध में उसने शत्रुओं के बहुत से सैनिकों को अपनी ओर मिला लिया था। औरंगजेब की शक्ति उसके तोपखाने पर निर्भर थी। उसका तोपखाना दारा सिकोह के तोपखाने से कहीं अधिक अच्छा था। सामूगढ़ के युद्ध में उसने तोपखाने का प्रयोग बड़ी कुशलता के साथ किया था और उसके तोपजी सम्राट की सेना की अपेक्षा अधिक जलशक्तिशाली थी। दारा भी एक अयोग्य था। दारा एक कुशल सेनापति नहीं था। दारा एक अच्छा दार्शनिक था। उसे युद्ध का विशेष अनुभव नहीं था। धर्मत के युद्ध के बाद दारा ने सबसे बड़ी गलती यह की उसने सुलेमान सिकोह और जय सिंह का इंतजार नहीं किया और अकेले ही युद्ध करना प्रारंभ किया। सामूगढ़ के युद्ध में भी उसने शत्रु पर ठीक प्रकार से हमला नहीं किया। उसने औरंगजेब और मुराद की थकी हुई सेना पर तुरंत हमला करना चाहिए था, लेकिन दारा सिकोह ने इनको आराम करने का अवसर दे दिया। दारा ने युद्ध भूमि में अपने हाथी से उतरकर घोड़े पर सवार होने की बड़ी भूल की, जिससे सैनिकों ने समझा कि नेता मर गया है और वह भाग खड़े हुए। दारा की सेना औरंगजेब की सेना की जितनी संगठित भी नहीं थी। दारा की सेना में हिंदू मुसलमान दोनों ही बराबर बराबर थे और वह एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते थे। इससे दारा की सैनिक शक्ति को बहुत धक्का लगा और दारा की सेना में एकता न होने के कारण उसकी पराजय हुई। दारा धार्मिक दृष्टि से सहिष्णु था, परंतु औरंगजेब कट्टर सुन्नी था। इसका परिणाम यह हुआ कि दारा के कट्टरपंथी सैनिकों ने भी छिपे रूप से औरंगजेब का साथ दिया। परिणाम यह हुआ कि दारा को हिंदुओं का सहयोग प्राप्त हुआ, परंतु हिंदुओं और मुसलमानों में आपसी मतभेद के कारण हिंदुओं की शक्ति का पूरी तरह से लाभ नहीं उठाया जा सका। तो इस परिप्रेक्ष्य में औरंगजेब दारा सिकोह से बेहतर शासक सिद्ध हुआ और योद्धा।